आज 10 मई 2025 है। वो 10 मई 1857 था जब पहली जंग आज़ादी का बिगुल पूरे अवध के साथ साथ देश के तमाम इलाकों में बज चुका था। बगावत का दिन तो तय हुआ था 31 मई 1857, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि बागियों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। तो फिर आइए आज इस लंबी वीडियो में सन 1857 की बगावत के बारे में बात करते हैं। 1857 की पहली जंग आजादी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंतजमीन यानी संचालकों की सफलता संघर्ष और ईमानदारी पर नहीं बल्कि छल और षड्यंत्र पर निर्भर थी। ताकतवर राजाओं की खुशामद, छोटे राजाओं को लालच और फिर पारस्परिक फूट पैदा कर अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों को परेशान कर अपना राज्य कायम कर लिया था। आइए पहले राजनीतिक कारणों के ऊपर बात करते हैं। गोद प्रथा की अमान्यता। मौके को देखकर पैंतरा बदलने में अंग्रेज बहुत माहिर थे। लॉर्ड डलहौजी के वक्त के कुछ प्रमुख देशी राज्य जैसे झांसी, जौनपुर, उदयपुर, संबलपुर और नागपुर वगैरह के कोई लड़का नहीं था। यहाँ की पुरानी परंपरा के मुताबिक वो अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक किसी बच्चे को गोद ले सकते थे। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उस परंपरा को अमान्य घोषित कर उन रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में कर लिया था। कंपनी के इस जुल्म से सभी राजा खफा थे और किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जब वे फिर से अंग्रेजों को हटाकर अपनी रियासत पर अधिकार जमा सकें। इस तरह उनके दिलों में जो आग लगी हुई थी उसने सन 1857 की क्रांति को जन्म दिया। दूसरा राजनीतिक कारण था अवध राज्य के साथ विश्वासघात। सन 1856 को अंग्रेजों ने अवध राज्य का एनेक्सेशन यानी अधिग्रहण कर लिया। इसके बावजूद कि अवध के नवाबों ने पूरी निष्ठा के साथ अंग्रेजों की सहायता की थी, मगर जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया तो अंग्रेजों ने उसे अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर कर लिया। इस बात से सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। वे सब फिरंगियों से नफरत करने लगे और उनसे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगे। तीसरा राजनीतिक कारण था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान। लॉर्ड डलहौजी के काले कारनामों में बहादुर शाह का अपमान भी शामिल है। एक तरह से बहादुर शाह के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया था। उन्हें लाल किला खाली करने का आदेश मिला, सिक्कों से उनका नाम हटाया गया। उनके छोटे शहजादे को अपना समर्थक बनाकर अंग्रेजों ने उसे राजकुमार तस्लीम किया, जबकि बड़ा शहजादा मिर्जा जमा बख्श मौजूद था। बहादुर शाह अंग्रेजों के जुल्मों से नाराज तो बहुत थे, मगर अपनी कमजोरियों की वजह से मौके का इंतजार कर रहे थे। चौथा राजनीतिक कारण था नाना साहब पर प्रहार। नाना साहब की पेंशन बंद करना सोए हुए शेर पर कंकड़ फेंकने जैसा था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए यानी एडॉप्टेड लड़के थे। डलहौजी ने गोद प्रथा को बंद करने के साथ साथ गोद लिए हुए पुत्रों से उनकी जागीर जब्त कर लेने का फैसला किया और पेंशन भी रुकवा दी थी। पांचवा राजनीतिक कारण था एक नई तहरीक का पैदा होना। दुश्मन की शिकस्त से दूसरे पक्ष को हौसला मिलता है। सन 1841-42 में जब अफगानिस्तान में अंग्रेजों की शिकस्त हुई, उससे ये एक नई सोच पैदा हुई कि जब पठान अंग्रेजों को हरा सकते हैं तो हम भी कोशिश कर इनको शिकस्त दे सकते हैं। ये तो थे राजनीतिक कारण। अब सैनिक कारणों की बात करते हैं। पहला था पदों का अंतर यानी ओहदों का फर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कोई भी ऊंचा फौजी ओहदा हिंदुस्तानियों को नहीं दिया गया था। सेना विभाग के सभी बड़े ओहदों पर सिर्फ अंग्रेज ही मुकर्रर किए जाते थे, जिससे हिंदुस्तानी फौजी एहसास कमतरी का शिकार रहते थे। दूसरा सैनिक कारण था तनख्वाह में फर्क। ओहदों के अलावा तनख्वाह में भी हिंदुस्तानी सिपाहियों और अंग्रेज सिपाहियों में फर्क था। एक ही ओहदे पर मुकर्रर अंग्रेज सैनिकों को ज्यादा रुपए मिलते थे और हिंदुस्तानी सैनिकों को कम। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। तीसरी वजह थी हिंदुस्तानी फौजियों को विदेश भेजा जाना। लॉर्ड कैनिंग के दौर में गैर मुल्की जंगों में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए हिंदुस्तानी सिपाहियों को विदेशी मुल्कों में भेजा जाता था, जैसे कि ईरान के शाह के खिलाफ जंग में। ये बात हिंदुस्तानी सिपाहियों को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन दूसरे मुल्कों के लोग तो उनके दुश्मन नहीं थे,
फिर वो क्यों अंग्रेजों के लिए उनकी जानें लेते और अपनी कुर्बान करते। चौथी एक वजह और भी थी, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का मिलाया जाना। हिंदुस्तानियों में मजहबी जज्बात गहरे रचे बसे होते हैं। वो गाय को मां मानते हैं और सूअर को नफरत की निगाह से देखते हैं। फिर उसकी चर्बी का इस्तेमाल करना या दांतों से काटना उनके लिए नाकाबिल कबूल था। लिहाजा कारतूसों के इस्तेमाल से उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात को झूठा माना। हालांकि हकीकत यह है कि कई अंग्रेज अफसरान और लेखकों ने इस तथ्य को तस्लीम किया। सर जॉन की मशहूर किताब इंडियन म्यूटिनी में साफ तौर पर लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि कारतूसों का चिकना मसाला तैयार करने में चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। बाद की तहकीकात और जांचों से इसकी सच्चाई साबित हो चुकी थी। लिहाजा एक बात तो साफ है कि चर्बी की बातों से अंग्रेजों के खिलाफ फौरी गुस्सा तो फैल गया, मगर लोगों के दिल में क्रांति करने की सोच तो पहले से ही बन चुकी थी, क्योंकि ये साबित बात है कि इतना बड़ा इंकलाब बिना किसी मंसूबे और तैयारी के सिर्फ चर्बी की बात से मुमकिन नहीं हो सकता था। इस क्रांति की आग को भड़काने में चर्बी के अलावा पगड़ी बांधने तथा टीका लगाने की ममानियत और एक खास तरह के कपड़े पहनने की बाध्यता भी प्रमुख थी। अब इन सब कारणों के बाद कुछ और कारण भी थे जो बेहद जरूरी थे। पहले बात करते हैं सामाजिक कारणों की। सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत कौन नहीं चाहता। हर इंसान की चाहत रहती है कि समाज में उसे ऊंचा मुकाम मिले, लोग उसे इज्जत की नजर से देखें और उसके साथ इज्जतदार वाला व्यवहार करें। ऊंच नीच के भेदभाव से आपस में दुश्मनी और नफरतें बढ़ती हैं और मौका आने पर वही क्रांति का रूप ले लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के फैलाव के बाद से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। बात बात में भारतवासियों की उपेक्षा होती थी, उन्हें जलील किया जाता था। गुलाम समझने की अंग्रेजों की इसी भावना ने हिंदुस्तानियों को इंकलाब बर्पा करने की प्रेरणा प्रदान कर दी थी। अब बात करते हैं धार्मिक कारणों की। धर्म भारतीय जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए एक भारतीय अपने धर्म पर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सन 1857 के गदर में धर्म का भी योगदान रहा। पहला यह कि काबिलियत के बदले धर्म को ओहदों का आधार बनाया गया। जो हिंदुस्तानी ईसाई धर्म को कबूल कर लेते थे उनकी तरक्की की जाती थी और आम हिंदुस्तानियों की बेइज्जती की जाती थी। इससे लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल गया था। दूसरा यह कि ईसाई मजहब की इतनी तबलीग करी गई कि आम हिंदुस्तानियों को यकीन हो गया कि उनके मजहब को बर्बाद करने पर अंग्रेज तुले हुए हैं। वो भला कैसे बर्दाश्त करते। लिहाजा वो मौके की तलाश में थे और सन 1857 में वो मौका उन्हें मिला। एक तीसरा कारण था जो कि कह सकते हैं इकोनॉमिक या माशी कारण था। वो ये कि बहुत ज्यादा गुर्बत में फंसा हुआ इंसान अपने हाकिमों से नाराज होने के साथ साथ उनका खात्मा करने पर भी आमादा हो जाता है। सन 1857 की क्रांति इस बात की एक वाज़ेह मिसाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के तमाम उद्योगों और धंधों को खत्म कर दिया था। मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाकर उनको बहुत कम मुआवजा दिया जाता था। ये नीति थी, रुपए बटोरना और इसके सिवा कुछ नहीं करना। अकाल और सूखे के वक्त भी अंग्रेजी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की जाती थी। मजदूरों और आम आदमियों की हालत तो खस्ता थी ही, राजाओं और नवाबों तक को माशी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। फैजाबाद में अबला बेगमों को खाना तक नहीं दिया जाता था। भारतीयों को शोषण कर उन्होंने बड़े बड़े कारखाने, कंपनियां और मशीन चलाकर खुद को तो धनपति कुबेर बना लिया, मगर भारतीयों को धरातल पर पटक दिया था। एक आखिरी कारण शैक्षिक कारण भी था, क्योंकि 19वीं सदी में आकर शिक्षा का नया विकास फिर से शुरू हो गया था। प्रिंटिंग के निजाम से एक नई रोशनी की किरण पैदा हो गई थी। देश विदेश की खबरों से भारतीय परिचित होने लगे थे। पश्चिमी देशों के विचार ने भारतीयों को और ज्यादा बेचैन कर दिया था। एक बेदारी सी पैदा हो गई थी। अखबार शाया होने से एक बहुत अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़ा और वो तालीम की तरफ माइल हो गए। और पढ़ा लिखा जहन तो यूं भी सवाल करता है। लिहाजा एक अजीम क्रांति की तरफ मुल्क बढ़ रहा था। पूरे मुल्क में क्रांति का एक ही वक्त तय किया गया था, वो था 31 मई 1857। इस बात को अंग्रेज लेखक इतिहासकार मिस्टर जे.सी. विल्सन ने भी तस्लीम किया है और लिखा है, मिले हुए सबूतों से मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि एक साथ बगावत के लिए 31 मई 1857 का दिन तय किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद।
धन्यवाद।